आज बात करने वाले हैं जीएस में आपके सामने पॉलिटी। अब देखेंगे जितने सारे पेपर हुए हैं या फिर पेपर होंगे जीएस बेस्ड, समझना उसमें पॉलिटी एक अहम भूमिका निभाता है। और उस पॉलिटी में आज बातें करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का विकास। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो या जितने सारे जीएस पर आधारित एग्जाम हुए हैं, या रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर एमपी व्यापम हो, छत्तीसगढ़ व्यापम हो, बिहार एसएससी हो, झारखंड एसएससी हो, इवन कोई भी, या फिर आप यूपी पुलिस की बात कर लो, सब में पॉलिटी से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पॉलिटी का जो पहला चैप्टर या लेक्चर 1 के हैं डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का विकास, यानी भारतीय संविधान का विकास कहां से शुरू हुआ, जो आज की रूपरेखा है जो हम देखते हैं लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ये सब की सब शुरुआत कहां से हुई है, उन सब की चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि भारतीय संविधान के अगर विकास की बात करें तो इसके अंतर्गत हम 3 बातों को रखते हैं। 3 बातें क्या कि एक सबसे पहले कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और ये अपने तरीके से शासन चलाता है। इसके बाद बात करें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दैट मींस क्या हो गया कि अब ब्रिटिश कंपनी एक लगातार भारत के लिए कुछ न कुछ नियम बनाने लगी और उसी के तहत शासन करने लगी। हम तीसरी की बात करें क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी, यानी क्राउन दैट मींस 1858 के एक्ट से यहां का रूपरेखा बदल जाता है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी खत्म हो गई, उसके द्वारा जो शासन व्यवस्था था वो भी खत्म हो गया। अब पूरा का पूरा चलेगा किस पर, क्राउन पर आधारित। तो हम डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, भारतीय संविधान का विकास की बात करें, 2 भागों में कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। पहला क्या है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1858 के एक्ट तक, और इसके बाद 1858 के एक्ट से लेकर 1947 यानी भारत की आजादी हो जाती है वहां तक। इसके बाद हम देखेंगे कि आजादी के बाद रूपरेखा क्या रहता है। तो चलिए शुरुआत करें आज का चैप्टर। देखिए क्या है, हम बात करें द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इट्स रूट्स इन इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। अभी कुछ देर पहले कहा कि भारतीय संविधान की उत्पत्ति और उद्भव या वृद्धि कहें कहां हुआ, तो ब्रिटिश काल में देखने को मिलता है। यानी इसके पहले भारत में क्या है, राजाओं का शासन है। इसके पहले भारत में राजाओं का शासन है, यानी संविधान जैसी कोई बातें जानते ही नहीं थे हम लोग। संविधान जैसी बातें हम लोग कोई जानते ही नहीं थे। यानी एक तरह से कहें कि अंग्रेज आए और बहुत कुछ सिखाकर चले गए। कैसे, देखिए 17वीं शताब्दी में अंग्रेज व्यापारियों के रूप में भारत आए। कैसे, 31 दिसंबर, समझना 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और फिर 1608 में ये भारत आते हैं किस रूप में, तो व्यापारियों के रूप में। यानी ये जब भारत आए व्यापारियों के रूप में, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि यहां पर शासन करने लगे। रीजन बिहाइंड, यहां रॉ मटेरियल की बात करें, कच्चे माल की बात करें, कच्चे पदार्थ की बात करें, अंग्रेज करते क्या थे बेसिकली, ये भारत आते थे, यहां से रॉ मटेरियल को कलेक्ट किए, चाहे जैसे हो वो खरीदे या छीने, यहां से ले जाकर लंदन में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स तैयार किए और फिर भारत लाकर बेच दिए। अब सोचो, जहां रॉ मटेरियल को पैसा में खरीद रहे हैं, अगर मैं यहां शासन करूं और रॉ मटेरियल को मुफ्त में खरीदूं या कम दाम में खरीदूं, तब क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। इस कारण से अंग्रेज व्यापारी भारत में शासन करने लगे। तो शासन कैसे करने लगे उसी की चर्चा करेंगे, और उनके शासन करने के द्वारा भारत में चेंजेस क्या हुआ जो आज की स्थिति देखने को मिलती है, यानी आज का रूपरेखा जो भारत का संविधान है। ठीक है, यहां तक आई बातें समझ में। अब चलिए देखें आगे। कहा क्या, भारतीय संविधान का विकास कहां से देखने को मिला, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। समझना, रेगुलेटिंग यानी पहले अपने तरीके से शासन चला रहे थे, रेगुलेटिंग यानी रेगुलेट कर दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर दिया। यानी भैया अब आप जो कर रहे थे यहां पर अपने तरीके से शासन चला रहे थे, वो अब शासन नहीं चलेगा। अब वो शासन व्यवस्था ब्रिटिश सरकार द्वारा चलेगा। समझ रहे बातें को, ब्रिटिश सरकार द्वारा चलेगा। शासन करो आप, लेकिन ब्रिटिश सरकार आपके लिए रूल रेगुलेशन बनाएगी। तो ऐसा क्या हो गया सर, 1947 तक जब ये चला तो हमारे लिए तो अच्छा था कि हमें राजाओं से मुक्ति मिल गई, कुछ कुछ सुधार देखने को मिले। लेकिन समझना,
उनमें से किसी ने भी, दैट मीन्स कहें कि नन ऑफ देम सेटिस्फाइड, यानी जितने सारे रूल रेगुलेशन बनाए गए थे भारतीयों के लिए, किसके द्वारा बनाए गए थे? तो एलियन रूलर्स यानी विदेशी शासकों के द्वारा बनाए गए थे। इस कारण से हम लोग पचा नहीं पाए। इस कारण से लग रहा था कि बस यहां एक संविधान सभा बन जाए, संविधान सभा बनने के बाद हम अपने संविधान खुद बनाएं। उसकी चर्चा करेंगे धीरे धीरे आगे, ठीक है। यहां तक बात आई समझ में कि 1773 से बेसिकली सुधार देखने को मिला, जो आगे चलकर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के विकास में अहम भूमिका निभाई है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले बात करें डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो, कि द पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, यानी दो भागों में हमें डिवाइड करना होगा। कैसे? तो एक कहें 1773 से लेकर 1857 यानी 58 के एक्ट तक। क्यों? क्योंकि याद होगा 1857 में रिवोल्ट होता है यहां, और रिवोल्ट होने के बाद अंग्रेजों को कई सारे क्षेत्रों में नुकसान उठाना पड़ता है। तब एक ऐसा एक्ट लाया जाता है जो आगे चलकर अंग्रेज ये नहीं चाहते हैं कि फिर से भारत में कोई विद्रोह हो जाए। इस कारण से दो भागों में डिवाइड करेंगे। ये पहला क्या है कि पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करेंगी 1773 से लेकर 1857 तक, और फिर 1857 दैट मीन्स कहें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से लेकर 1947 तक, किसके द्वारा? तो ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के द्वारा। यानी भारत के लिए ब्रिटिश क्राउन ने अलग अलग समय में कानून बनाए। फॉर एग्जांपल 1858 का एक्ट, फॉर एग्जांपल मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, फॉर एग्जांपल मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 यानी 1919, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबको धीरे धीरे आगे एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम यहां इसकी चर्चा कर लें, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले बात करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जैसा कि मैंने कहा रेगुलेटिंग यानी किसी भी चीज को रेगुलेट कर देना, यानी इसके पहले क्या होता था कि अंग्रेज अपने तरीके से शासन चला रहे थे, ये एक्ट आता है और फिर कंपनी को रेगुलेट कर दी जाती है कि भैया आप अपने तरीके से शासन नहीं चलाओगे, अब ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उनका भी दखलंदाजी होगा। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के मामलों को विनियमित करने के लिए, विनियमित यानी रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद का पहला प्रयास था। अब एक चीज और, इसके पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल चलता था। समझना, एक बंगाल है, एक मद्रास है और एक बंबई प्रेसिडेंसी है। तीन प्रेसिडेंसी है, तो तीन प्रेसिडेंसी यानी बंगाल, बंबई और मद्रास। अब सवाल उठता है सर, रॉबर्ट क्लाइव जो थे बंगाल के गवर्नर थे, 1773 के पहले बंगाल के गवर्नर थे, और इस रेगुलेटिंग एक्ट के जगह पे अब बदले में रॉबर्ट क्लाइव की जगह पे आ गया कौन? आ गया वारेन हेस्टिंग्स। यानी अब क्वेश्चन क्या आएगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, और फिर वारेन हेस्टिंग्स, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आधार पे कह सकते हैं कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हो गया? याद रखना, मैंने कहा गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, अब एक नया टर्म जुड़ गया गवर्नर जनरल। वो कौन हो गए? वारेन हेस्टिंग्स हो गए। वही कहा कि बंगाल के गवर्नर भारत में सभी ब्रिटिश क्षेत्रों के लिए गवर्नर जनरल बन गए। जब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत का या बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, या ऐसे कर दें कि ब्रिटिश क्षेत्र का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा? वारेन हेस्टिंग्स होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखें आगे। इसके बाद कहा कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। अब भैया गवर्नर जनरल तो आ गया, वो काम कैसे करेगा? जैसे आप अभी समझिए, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके मंत्रिमंडल हैं, तभी तो वो काम करते हैं। मान लो प्रधानमंत्री हैं, उनके रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, वैसे ही गवर्नर जनरल एंड काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड फॉर बंगाल। यानी बंगाल के लिए अब गवर्नर जनरल के साथ 4 सदस्यों को
ऐड कर दिया गया। यानी कह सकते हैं कि 4 सदस्यों का गवर्नर जनरल, यानी 3 गवर्नर जनरल और 1 गवर्नर जनरल सॉरी और 3 अदर मेंबर, यानी 4 सदस्यों का गवर्नर जनरल और परिषद नियुक्त कर दिया गया। तो कह सकते हैं यहां पर गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे और 3 इनके सदस्य हो गए। ठीक है, और मैंने क्या कहा कुछ देर पहले कि 3 प्रेसिडेंसी था, बंगाल, मद्रास और बंबई। ये दोनों प्रेसिडेंसी को बंगाल के अंदर कर दिया गया, यानी बंबई जो महाराष्ट्र में, मद्रास जो तमिलनाडु में, यानी वो दोनों को दोनों किसके अंदर हो गए? अब बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर हो गए। किस एक्ट के जरिए? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1717 थर्ड के जरिए। ठीक है, चलिए अब इस एक्ट की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे बड़ी चीज है कि सर ये क्वेश्चन क्या आएगा इससे? सबसे पहला कि अब तक भारत में सुप्रीम कोर्ट का कोई कल्पना नहीं था, यानी कैसे काम होता था? तो इसके बदले में, यानी कहें इसके पहले भारत में मेयर कोर्ट था, भारत में एक मेयर कोर्ट था। तब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है कलकत्ता में। जब आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1774, 1774। जब कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई, किस एक्ट के आधार पर? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आधार पे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भैया ये बता दो सुप्रीम कोर्ट के पहले कैसे काम करता था, तो कलकत्ता के मेयर कोर्ट की जगह पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कहां? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में। यानी क्वेश्चन कैसे भी बने, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। तो कितने जज थे? जैसा कि अगर हम अभी सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो कितने जज हैं? 30+1, 30 अन्य न्यायाधीश और एक CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस समय 4 जज थे, उस समय 4 जज थे, यानी 3+1 यानी एक चीफ जस्टिस और 3 अदर। तो आप देख रहे हैं सामने क्या है कि देयर वर 4 जजेज इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पे। यानी इस समय सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होती है उस समय सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश बने, और जो अन्य न्यायाधीश कौन थे? जॉन हाइड, रॉबर्ट चेम्बर्स और स्टीफन सीजर लेमेस्टर। इसको याद रखने का मैं एक तरीका बताऊं, HCL। अब लोग सोच रहे होंगे सर HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड? नहीं, HCl यानी स्टीफन, चैम्बर्स, अरे बात समझ में, और लेमेस्टर। यानी कैसे याद रखें? देखिए लिखा हुआ है ऊपर में, जॉन हाइड, रॉबर्ट चेम्बर्स, स्टीफन सीजर लेमेस्टर। यानी कहें हम H4 क्या होगा? हाइड, C4 चैम्बर्स और L4 लेमेस्टर। यानी HCl के जरिए हम याद रख सकते हैं कि जो 3 अदर जजेस थे तो कौन थे? हाइड, चैम्बर्स और लेमेस्टर। और जो चीफ जस्टिस कौन थे? सर एलिजा इम्पे। क्लियर है? चलिए अब देखिए नेक्स्ट वन। अब कहा, हाँ तो कहा गया क्या कि कंपनी के जो वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के लिए 2 डिपार्टमेंट बनाए गए। कह सकते हैं कौन कौन सा? एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक कंट्रोल। तो दोनों के काम क्या थे ये समझना होगा। सबसे पहले समझे कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, वाणिज्यिक कार्य थे, वाणिज्यिक कार्य के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रखा गया और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। जब आपके एग्जाम में पूछे जाए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था, तो पॉलिटिकल अफेयर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था, तो वाणिज्यिक कार्य। किसके जरिए लाया गया ये दोनों? दोनों के दोनों लाए गए पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। अब सवाल उठता है कि सर ये आखिर किया क्यों गया? रीजन बिहाइंड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसलिए लाया गया क्योंकि जो राजनीतिक मामले थे, लोग करते क्या थे कि कंपनी का व्यापार करने के साथ साथ निजी व्यापार करते थे, यानी निजी प्रॉफिट पर ध्यान ज्यादा देते थे। इसलिए कहा गया नहीं, जिनका भी रिलेशन राजाओं से अच्छा है, एक काम करो डिपार्टमेंट 2 बनाओ, इसके बाद पता चलेगा कि कौन कंपनी के लिए काम करता है और कौन निजी फायदे के लिए काम करता है। इस कारण से 2 डिपार्टमेंट कर दिए गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इसके जरिए और क्या किया गया। जैसा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था
वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स क्या थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। अरे बात समझ में, तो वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। अब भारत में कंपनियों के क्षेत्र को ब्रिटिश भारत कहा जाने लगा, यानी अब ऑफिशियली मुहर लग गई कि भारत में जो कंपनी का क्षेत्र होगा उसे द ब्रिटिश इंडिया कहा जाएगा। अब तक ऑफिशियली नहीं था, लेकिन पिट्स इंडिया अधिनियम के जरिए ये मुहर लगा दी गई। और पहले ही कहा कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी दोनों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत कर दिया गया। और इस एक्ट के तहत अब गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल का नियंत्रण पूरा का पूरा बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी पर पड़ने लगा। ठीक है, चलिए अब देखें 1786 का अधिनियम। अब 2 साल के बाद एक एक्ट आता है। इस एक्ट का मतलब क्या सो समझते हैं? जैसे अभी हम देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति वो क्या है? सैन्य कमांडर, सर्वोच्च कमांडर। यानी आप आर्मी की बात कर लो या फिर एयरफोर्स की बात कर लो या नेवी की बात कर लो, तीनों के जो चीफ कौन होंगे? तीनों के चीफ भारत में राष्ट्रपति। तीनों के तो प्रमुख होते हैं, जैसे एयर चीफ मार्शल वगैरह हो गए, लेकिन तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होंगे राष्ट्रपति होंगे। तो वैसे ही द गवर्नर जनरल वाज डिक्लेयर्ड द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन फोर्सेस। गवर्नर जनरल को अब भारतीय बलों का कमांडर इन चीफ घोषित किया गया। किस एक्ट के जरिए? तो द एक्ट ऑफ 1786, 1786 के अधिनियम के तहत। अब आ जाइए 1793 का एक्ट। अब 1793 का एक्ट क्या था? इस एक्ट की अगर हम बात करें तो द पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड एक्सपेंसेस, यानी जो डिपार्टमेंट बनाया गया था भारत में। अब भैया अब अधिकारी है तो उनको सैलरी चाहिए, तो पता है उनकी सैलरी कैसे देनी जाने लगी? अब भारत से ही इसी में कहा गया कि दादा भाई नौरोजी, समझना मैं थोड़ा सा लिंक कर रहा हूं। दादा भाई नौरोजी कहते क्या हैं? जब कांग्रेस की स्थापना हुई 1885-86 में, तब दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि भैया भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन अलग अलग तरीके से हुआ है। ड्रेन थ्योरी किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। धन का निष्कासन यानी कैसे? तो अंग्रेज भारत से पैसे किस किस रूप में ले जा रहे हैं। अब देखो भाई, सैलरी भी दे रहे हैं, इसके बाद सैलरी के साथ साथ गिफ्ट भी दिया जा रहा है। तो वैसे ही भारतीय राजस्व से नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों के वेतन और व्यय का भुगतान किया गया। क्वेश्चन क्या बनेंगे कि सबसे पहले उस एक्ट का नाम बताइए जिस एक्ट से नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों की सैलरी दी गई, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो मेंबर थे उनको सैलरी दी गई। किस एक्ट के जरिए? तो चार्टर एक्ट 1793, चार्टर अधिनियम 1793। क्लियर है? चलिए अब देखिए 1813 जो बहुत बड़ा चेंजेस लाया भारत के लिए। चेंजेस क्या लाया? यानी अब अंग्रेजों के जो पर थे वो कतरने लगे। पर यानी क्या हो गया कि भाई खुलकर तो व्यापार करते ही थे, तब थोड़ी सी और जो कंपनियां थी ब्रिटेन में उनकी स्थिति खराब हो गई। तब वो मोनार्क से, वहां के महारानी महाराज जो कहें, उनसे गुजारिश करते हैं कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी काफी लूट लिया भारत में, हमें भी तो मौका मिले, मैं कहां जाऊं? तब जाकर चार्टर एक्ट 1813 से, चार्टर अधिनियम 1813 से ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी कैम टू एंड, यानी जो इसका मोनोपोली बना हुआ था अब तक वो खत्म कर दिया गया। यानी अब क्या कर दिया गया कि भारत के साथ व्यापार के लिए दरवाजा सभी अंग्रेजों के लिए खोल दिया गया। अब सवाल उठता गया, दरवाजा खोल दिया गया तो क्या जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे क्या वो चले गए? नहीं, उनकी भी मोनोपोली बनी रही। बट कहां के लिए? तो उनकी मोनोपोली बनी रही टी, चाय का व्यापार कर सकते हैं, यानी चाय का व्यापार कोई दूसरी कंपनी नहीं करेगा, केवल कौन करेंगे? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगी। चीन के साथ व्यापार कोई नहीं करेगा, कौन करेगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी करेंगी। यानी कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था किस एक्ट के जरिए छीना गया? चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर एक्ट 1813 के तहत। और ये जो चाय और चीनी का जो मामला है वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कहा सर आपका तो अधिकार है अभी, वो केवल 20 वर्षों तक, यानी 1833 के एक्ट तक। क्लियर है यहां तक?
चलिए, अब इसके जरिए क्या हो गया, क्रिश्चियन मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। तो ये एक तरह से भारत के लिए ना कहें हम कि भारत के धर्म पर कुठाराघात। अब सर ये कुठाराघात क्या नया वर्ड है, यानी अब याद होगा कि आगे चलकर 1857 के रिवोल्ट में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति या गोद निषेध प्रथा, यानी अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप गोद नहीं ले सकते हो ताकि आपकी जो राज्य है वो अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया जाए। अब समझना, क्रिश्चियन मिशनरी भारत आते हैं और कहते हैं कि अगर आप क्रिश्चियन धर्म को अडॉप्ट करोगे तो ये रूल आप पर लागू नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे धर्म को नीचा दिखाया गया और ईसाई धर्म को बढ़ चढ़कर दिखाया गया, और यही एक्ट के जरिए भारत में क्रिश्चियन मिशनरियों को जमीन खरीदने या हथियाने की अनुमति मिल गई। यानी कह सकते हैं कि इस एक्ट के जरिए क्रिश्चियन मिशनरी भारत में अपना पांव पसारने लगी। एक चीज अच्छी बातें थी इस एक्ट की, वो थी कि शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे भारतीयों के लिए। ये क्योंकि अब अगर सरकार बजट लाती है तो देखते होंगे एजुकेशन पे इतने पैसे खर्च किए जाते हैं बजट में, तो वैसे ही सरकार ने क्या किया कि प्रत्येक वर्ष भारतीयों के लिए 1 लाख रुपए राशि प्रदान की जाएगी। किसके लिए? तो एजुकेशन के लिए। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है यह क्वेश्चन कि शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई किस एक्ट के जरिए? चार्टर एक्ट 1813, चार्टर अधिनियम 1813 के जरिए। ठीक है, अब आइए 1833 का एक्ट, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर अधिनियम 1833। समझिएगा इसकी जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो क्या होगा। जैसा कि अभी कुछ देर पहले कहा, 1813 के एक्ट से अंग्रेजों की जो मोनोपोली थी वो केवल और केवल चाय और चीन के साथ व्यापार एकाधिकार बना रहा, यानी 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया 1833 तक। अब कहा भैया बहुत दिन तक व्यापार कर लिए, अब ये भी मोनोपोली आपकी खत्म। अब मोनोपोली किसके लिए? सबके लिए, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावे जितनी भी कंपनी हैं इंग्लैंड की, सबके लिए दरवाजा पूरी तरीके से खोल दिया गया, चाहे वो चीन के साथ व्यापार का अधिकार हो, चाहे वो चाय के साथ हो या अफीम के साथ हो। और एक जो मेजर चेंजेस देखने को मिला, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ये अब तक बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जा रहे थे, अब भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। जब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन होंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक होंगे। किस एक्ट के जरिए होंगे? चार्टर अधिनियम 1833 के एक्ट के जरिए होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अब आगे देखें। इसके अलावा क्या किया कि मद्रास और बंबई सरकार विधायी शक्तियों से वंचित, यानी समझना, कहा क्या मद्रास और बंबई सरकार लेजिस्लेटिव पावर से वंचित, यानी छीन लिया गया। अब कहां चला गया? तो ये लेजिस्लेटिव पावर चला गया भारत के गवर्नर जनरल के अंतर्गत, यानी कह सकते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के अंतर्गत चला गया। एक जो नया चीज जुड़ देखने को मिलता है हमें इस एक्ट के जरिए, अब 4th मेंबर, एक चौथा सदस्य जुड़ गया जिसे लॉ मेंबर कहा गया, विधि सदस्य कहा गया। समझिएगा, टू द पॉइंट है, जैसे आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, जितने सारे पेपर हुए जीएस बेस्ड, और आने वाले समय में कमिंग डेज में जितने सारे एग्जाम होंगे, आप कोई भी एग्जाम ले लो जीएस बेस्ड, कोई भी पेपर ले लो, आप यूपी पुलिस की बात करें, कोई भी पेपर ले लें, सबके लिए यह बेनिफिट होगा। और कई बार पूछा गया है कि जो विधि सदस्य हैं वो किस एक्ट के जरिए जोड़ा गया? तो चार्टर एक्ट 1833, चार्टर अधिनियम 1833 के जरिए जोड़ा गया था। अब एक चीज और, दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। स्लेवरी सिस्टम वाज अबॉलिश्ड, गवर्नमेंट सर्विसेज वाज ओपन टू द पीपल ऑफ इंडिया, सरकारी सेवाओं को भारत की जनता के लिए खोला गया। क्लियर है? चलिए अब आ जाएं
1853 एक्ट, 1853 का अधिनियम। दिस वाज द लास्ट द चार्टर एक्ट, यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। क्यों अंतिम चार्टर अधिनियम था? क्योंकि इसके बाद आ जाएगा 1858 का एक्ट, जो भारत सरकार अधिनियम ना कह के कहें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, यानी भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, तो ये जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाएं कि अंतिम चार्टर अधिनियम कौन था, अंतिम चार्टर अधिनियम 1853 था। अब जैसा कि आपको पता होगा 1784 का जो एक्ट था, 1784 के एक्ट से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी और कहें हम पॉलिटिकल एक्टिविटी दोनों अलग किया गया था, वही हाल यहां हुआ कि गवर्नर जनरल परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्य अलग कर दिए गए। विधायी यानी क्या हो गया कि विधायी दैट मीन्स जहां पर रूल रेगुलेशन बनेगा और उस रूल रेगुलेशन के जरिए हम जो कार्य करेंगे उसे कार्यकारी कहेंगे। हम अभी की बात करें, जो वर्तमान समय का जो सिनेरियो है भारत में, भारत का जो संविधान है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव यानी जहां हमारे सांसद विधायक कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव यानी उसके जरिए वो कार्य करते हैं। जैसे आप एग्जीक्यूटिव की बात करें हम तो अब राष्ट्रपति, और जुडिशरी यानी न्यायपालिका, तो वैसे ही गवर्नर जनरल परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्य अलग कर दिए गए चार्टर अधिनियम 1853 के तहत। एक चीज जो देखने को मिला कि रिक्रूटमेंट ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉइज, यानी अब कंपनी में नौकरी करनी है तो भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाना था। यानी कह सकते हैं कि कंपटीशन एग्जाम की शुरुआत कर दी गई चार्टर अधिनियम 1853 से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कहां हुई है? सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत चाइना में हुई है। सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत चाइना में हुई है। सबसे पहले सिविल सर्विसेज की भी शुरुआत चाइना में हुई है। सबसे पहले पेपर का इन्वेंशन, आविष्कार भी कहां हुआ है? चाइना में हुआ है। तो यानी कई सारे चीज का जो कहें हम, चाइना क्या रहा है, उसका आविष्कारक रहा है। ठीक है, आगे देखिए। अब ये लास्ट था 1857 एक्ट के बाद यहां से बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाती है और क्राउन का शासन शुरू हो जाता है। ये क्यों निकल कर आया? 1857 का जो एक्ट होगा, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, 1857 के रिवोल्ट से अंग्रेजों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यानी अब भारत हमारा विरोध करेगा, इसलिए इस विरोध में कई सारे अंग्रेज मारे गए। तब जाकर वहां की जो सरकार है, भारत का जो शासन वो अपने हाथों में ले लेती है। इसलिए आप पहला सेंटेंस देख रहे होंगे, रूल ऑफ द कंपनी इन इंडिया इंडेड, यानी भारत में कंपनी का शासन फिनिश्ड हो गया और क्राउन का शासन शुरुआत हो गया। क्राउन यानी वहां के महारानी मुकुट पहनती है ना, इस कारण से कहा क्या गया कि क्राउन्स रूल बिगिन, भारत में क्राउन शासन की शुरुआत हो गई। और दो चीजें बच्चों को काफी परेशानी होती है, आप समझना, एक गवर्नर जनरल और एक वायसराय। सर ये दोनों टर्म है क्या? ऐसे समझे हम कि अगर हम संस्कृत स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां के जो हेड हैं उसे हम क्या कहेंगे? प्राचार्य कहेंगे। लेकिन जैसे ही इंग्लिश स्कूल में जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? प्रिंसिपल हो जाएंगे। वैसे ही सेम ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव था वो क्या कहा गया? गवर्नर जनरल। और जो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, वो कहा गया वायसराय। यानी दोनों के काम वही हैं, केवल नाम बदल दिया गया। यानी गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया, जो भारत में क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। अब एक क्वेश्चन बनेगा, सर ये बता दो पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे, जो 1757 के रिवोल्ट के समय भी भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब जो 1786 में शुरुआत हुई थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों को यहां खत्म कर दिया गया। यानी ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआत की थी। क्वेश्चन क्या आएगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शुरुआत सबसे पहले कब हुई? तो 1784 के एक्ट से। कब खत्म किया गया? तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। भारत में ड्यूल गवर्नमेंट, दोहरी जो प्रशासन व्यवस्था था, उसका समापन
कर दिया जाता है। ठीक है, भारत में अब ब्रिटिश जो क्राउन है वो शासन व्यवस्था कैसे चलाएगा? आखिर महारानी तो लंदन में बैठी हुई है, वो शासन व्यवस्था चलाएगा कैसे? तब कहा क्या गया भैया, ब्रिटिश क्राउन जो है उनके लिए भारत में एक राज्य सचिव अपॉइंट कर दीजिए ताकि उनके जरिए वो काम करें, और साथ ही साथ जो इंडिया काउंसिल है भारत में, भारतीय परिषद है, उसमें 15 सदस्य नियुक्त किए गए। यानी कह दें कि छोटा मोटा एक मंत्रिमंडल था जिसके जरिए भारत में वायसराय अपना प्रशासन आगे चलाता था। ठीक है,